हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम पढ़ाई करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, तो नेशनल इनकम के बारे में हमें जो जो पढ़ना है वो है इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, इसका टाइप कि कितने प्रकार से जो है इसको मेजर किया जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, और इसका मेजरमेंट कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। तो नेशनल इनकम जो है वो कंसेप्ट हमें बताता है कि एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, तो किसी देश के अंदर जो है, कोई एक देश है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब यहाँ पर अंतिम वस्तुओं के बारे में बात कर ली जाए थोड़ा, तो जैसे आटा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। तो आटा जो है अगर बेकरी में जा रहा है, किसी बेकरी ब्रेड बनाने वाली जगह पर, तो वहां से इसकी बनेगी ब्रेड, और ब्रेड जो है वो मार्केट में बिकेगा। ठीक है, तो वो सेलिंग के लिए उपलब्ध होगी ब्रेड। तो ये है यहाँ पर अंतिम उत्पाद। ठीक है, तो यानी कि अगर आटा जो है किसी चक्की वक्की से निकला और बेकरी में बिका जाकर, तो वो जो है अंतिम उत्पाद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अंतिम उत्पाद उसका है ब्रेड। लेकिन अगर यही आटा जो है घर में चला गया, किसी घर में खरीदा गया और वहां पे इसका उपभोग कर लिया गया, यानी रोटी बना ली गई, और रोटी जो है बेची तो जा नहीं रही है, वहां इसका उपभोग कर लिया गया, तो इसे कहा जाएगा अंतिम उत्पाद आटे, इसी को। ठीक है, तो यही जो है, कभी इसको मध्यवर्ती उत्पाद भी कह सकते हैं, यानी मीडिएटरी प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद में नहीं गिनेंगे इसको। ठीक है, और किन्हीं परिस्थितियों में इसे जो है अंतिम उत्पाद भी कहते हैं। मैंने आपको जो है ये बता दिया कि कब इसे अंतिम उत्पाद कहेंगे और कब इसे जो है मीडिएटरी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय आय लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग है। तो ये सेम यही चीज है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है, कारक आय एक बात है ये। ठीक है, तो और एक बात कही गई सामान्य निवासियों द्वारा। तो दो तीन चीजें इसमें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा डीपली समझना है आपको। लेखा वर्ष तो समझ में आता ही है आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो लेखा वर्ष होता है। तो एक लेखा वर्ष के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय। ठीक है, तो सामान्य निवासी मतलब जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, कह रहा है ये। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देखते हैं हम, कारक आय क्या होती है, ये क्या चीज़ है। तो कारक आय जो है बेसिकली ये होती है कि किन्हीं मतलब जैसे जो उत्पादन की वो है, उत्पादन की प्रक्रिया जो है, इसमें जो भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यमिता यानी प्रोडक्टिविटी, इससे जो आय प्राप्त होती है उसे कहा जाता है कारक आय। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी है वैसे, लेकिन अब इसमें आप सोचेंगे कि और दूसरी किस तरीके की आय होती है। दूसरी आय होती है जैसे छात्रवृत्ति, ठीक है, या विधवा पेंशन या बेरोजगारी भत्ता आदि। अब जैसे बेरोजगारी भत्ता है, इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरीके का श्रम, पूंजी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब खासतौर से उसके द्वारा जो जिसे इसका लाभ मिल रहा है, जो प्राप्त करता है, जिसे लाभ मिल रहा है, उसके द्वारा ना तो श्रम का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही पूंजी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का परिणाम नहीं होती है ये, जैसे हस्तांतरण आय है, बेरोजगारी भत्ता आदि। तो इसीलिए जो है इसे कारक आय, इसमें इसे जो है नेशनल इनकम जोड़ जब हम कैलकुलेट करते हैं तब उसमें शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम कि राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हमें एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमको। अभी हम जो है देखिए, अभी हम राष्ट्रीय आय का जो कंसेप्ट है उसके लिए कच्चा माल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम राष्ट्रीय आय जो है वो पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी जरूरी है, समझनी जरूरी है कि जैसे कौन सी जो है गुड्स और सर्विसेज जो है ऐड की जाती हैं, ये हमने सीख लिया, और कौन सी जो है नहीं की जाती। ठीक है, यानी कि जैसे हमने ये सीखा कि भाई अभी
कि हस्तांतरण आय जो है यानी ट्रांसफर इनकम जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की है केवल, उसके बदले ना तो कोई गुड्स बना है ना ही कोई सर्विसेज दी गई है, तो उसको हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। ये हमने सीख लिया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नागरिक, ठीक है, नागरिक और निवासी के बारे में, यानी जो सिटीजन होते हैं और रेजिडेंट होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, वो क्या होते हैं। तो ये है, दो भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी। एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं वे जो हैं भारत के तो नागरिक हैं, लेकिन जिस देश में रहते हैं वहाँ के निवासी हैं, उनको ये कहा जाएगा, ठीक है। जैसे एनआरआई होता है, तो एनआरआई जो है वो होता तो भारत का नागरिक है, ठीक है, लेकिन जैसे अगर वो यूएसए में रह रहा है तो वो कहा जाएगा यूएसए का निवासी, रेजिडेंट, ठीक है। इसलिए कहा जाता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई की फुल फॉर्म जो है ना वो यही तो है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। तो भारत का नागरिक तो है वो, भारत का नागरिक है, लेकिन रह कहाँ रहा है, निवासी कहाँ का है, वो यूएसए का, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट ध्यान रखिए कि किसी को जो हम नागरिक कहेंगे तो वो नागरिक तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन निवासी कहाँ का है वो भी ध्यान रखेंगे कि भाई नागरिक कहाँ का है और निवासी कहाँ का है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़ते अब हम अभी हम इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों का, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम घरेलू आर्थिक क्षेत्र, डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, अब यहाँ पे इस्तेमाल होगा सिटीजन का और उसका। चलिए अभी समझते हैं पहले, फिर बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये भारत है, तो भारत के बाहर भारत का हाई कमीशन है, जैसे इस्लामाबाद में है, ठीक है। भारत के अंदर वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, भारत के अंदर यूके हाई कमीशन का ऑफिस है, ठीक है। यह भारत का जहाज है पानी का, यहाँ से जो है भारत जो है अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करता है, हवाई जहाज भेजता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो घरेलू या आर्थिक क्षेत्र जो है उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शामिल नहीं होती। तो जैसे ये शामिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये यूके की बिल्डिंग है, इंग्लैंड की बिल्डिंग है भारत के अंदर, इसको हम जो है घरेलू या आर्थिक क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे भारत के। और ये जैसे पाकिस्तान में भारत का हाई कमीशन है, इसको हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसको शामिल करेंगे जो भारत, जिन पर भारत का अधिकार है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, भले ही उसकी बिल्डिंग भारत में है, लेकिन जब हम बात करेंगे भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी की या इकोनॉमिक टेरिटरी की, तो उसमें जो है हम इसको शामिल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते अब हम, यहाँ पर ये दिया है कि यह भारत सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। जिसके अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके, यानी कि जिसके अंदर व्यक्ति भी, आदमी जो है वो भी आ जा सके, वो टेरिटरी, ठीक है। तो वो टेरिटरी यानी वो क्षेत्र जिसके अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, आसानी से आ जा सके। अब जैसे हम समझे कि भाई इंडिया है, इंडिया का कोई आदमी है वो चाइना में आसानी से आ जा नहीं सकता है, इंडिया की कोई वस्तु है वो चाइना में आसानी से आ जा नहीं सकती है, उसके लिए जो है स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक टेरिटरी में हम जोड़ेंगे जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी किसी देश की जो सीमा है पूरी, वो क्षेत्र। फिर जोड़ेंगे टेरिटोरियल वाटर, अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है टेरिटोरियल वाटर। और एयर एयर स्पेस जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि कोई जहाज का क्षेत्र जो है, जहाज के आने जाने का, हवाई जहाज के आने जाने का जो क्षेत्र होता है वो एयर स्पेस होता है। टेरिटोरियल एनक्लेव्स, जैसे कि एम्बेसी यानी विदेशी दूतावास, भारत का अगर विदेशी दूतावास कहीं बाहर है तो उसे हम जो है इकोनॉमिक टेरिटरी में जोड़ेंगे, ठीक है। अपनी जब इकोनॉमिक टेरिटरी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है एम्बेसी जोड़ेंगे अपनी वाली, कॉन्सुलेट है, ठीक है, और मिलिट्री बेस है कहीं बाहर हमारा, ठीक है, या साइंटिफिक बेस है, तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं इकोनॉमिक टेरिटरी में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूँ कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। बस देखिए इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो आपको समझ में आ ही रही है कि ये क्या होता है। तो देखिए टेरिटोरियल वाटर के बारे में बात करते हैं। तो टेरिटोरियल वाटर जो है वो ऐसा होता है कि जैसे भारत है, भारत के चारों तरफ, ठीक है,
पानी है, समुद्र है, ठीक है, सी। तो अब इस सी का कितना हिस्सा जो है भारत के हिस्से में भारत को मिला हुआ है, और कितना हिस्सा जो है वो और किसी देश को मिला, जैसे श्रीलंका यहाँ पास में है हमारे, ठीक है, तो कितना हिस्सा जो है श्रीलंका को मिला हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी जो है वो लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब जैसे हमारे पास क्या है, अब इसमें से मैं बता दूं आपको कि 12 नॉटिकल मील, ठीक है, ये किलोमीटर नहीं है, एक नॉटिकल मील जो होता है वो एक नॉटिकल मील में होते हैं 1.8 किलोमीटर, ठीक है। ये समुद्र में जो है दूरी मापने का तरीक वो है मात्रक। तो 12 नॉटिकल मील तक जो है टेरिटोरियल वाटर होता है हमारा, ठीक है। इसमें जो है हम मछली पकड़ सकते हैं, इसमें जो है हम अपना सेना तैनात कर सकते हैं, ये सब जो है इसमें शामिल होता है। तो यही जो है टेरिटोरियल वाटर है। आगे बढ़ते हैं अब हम। घरेलू उत्पाद, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय उत्पाद। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब आपने जैसे आर्थिक सीमा तो समझ लिया है कि आर्थिक सीमा क्या होती है, आपने ये भी समझ लिया कि निवासी क्या होते हैं, ठीक है, रेजिडेंट क्या होते हैं और सिटीजन क्या होते हैं, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद का संबंध जो है वो आर्थिक सीमा से है, कि भाई कोई आर्थिक सीमा है किसी देश की, उसमें किया गया कुल उत्पादन, ठीक है, घरेलू उत्पाद होता है। यानी कि भारत है, ठीक है, जैसे भारत के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ठीक है, तो भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के ये जो घरेलू सीमा है, यहाँ थोड़ा सा समुद्र का जो है 12 नॉटिकल मील तक का हिस्सा, ठीक है, जो हमें टेरिटोरियल वाटर कहते हैं हम इसको, ये। और भारत के अंदर जो है अगर वर्ल्ड बैंक का कोई ऑफिस है उसको हटा के, ठीक है, उसको हटा दिया जाए, तो जो हिस्सा बचता है बाकी, उसमें जो उत्पादन किया जा रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसको कहा जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेशनल प्रोडक्ट वो, उसके बारे में जानकारी करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे कि किसी देश के सिटीजन्स द्वारा, ये नागरिक कहेंगे हम इसको, किसी देश के सिटीजन्स द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो जैसे कि भारत के लोग हैं, यानी कि भारत का जो क्षेत्र है एक तरह से, तो भारत का क्षेत्र यानी कि जैसे भारत ये इंडिया है, तो इंडिया के बाहर भी हमारी अगर एम्बेसी है कहीं पर, एम्बेसी जैसे पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी है, यूएसए में है, तो इसको भी जोड़ लिया जाएगा, ठीक है, ये जोड़ लिया जाएगा। फिर साथ में जो है कहीं मिलिट्री बेस है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद जो टेरिटरी बनती है, जो टेरिटरी बनती है उसमें जो है उत्पादन जो किया जाता है, उसमें जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या सर्विसेज दी जाती है, तो उनको शामिल करके बनता है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में अंतर समझ में आ गया आपको। केवल आर्थिक सीमा में जो उत्पादन हो रहा है, यानी कि केवल भारत की आर्थिक सीमा में जो उत्पादन हो रहा है, उसे हम कहेंगे घरेलू उत्पाद। लेकिन अगर भारत से बाहर भी जो हमारी वो हैं, ठीक है, एम्बेसी वगैरह हैं, उनमें जो उत्पादन किया जा रहा है और भारत के सिटीजन द्वारा जो किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि घरेलू आय या राष्ट्रीय आय में अंतर, ठीक है। तो घरेलू आय, तो घरेलू आय जो है उसमें हम देखिए यहाँ पे लिखा है घरेलू आय या घरेलू उत्पाद, ठीक है, एक ही बात है। इसको जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हैं, इसको नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे हम। अभी अभी के लिए इतना ही समझिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये है कि घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय शामिल होती है, और इसमें भी यही चीज होता है कि ये तो होती ही है शामिल। फिर इसमें गैर निवासियों द्वारा सृजित कारक आय भी शामिल होती है, यानी कि भारत के अंदर अगर जो है बाहर का आदमी रह रहा है, कोई यूएसए का आदमी, यूएसए की कंपनी लगी हुई है, तो उसकी जो आय है, उसकी जो इनकम है, उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे। यानी अभी हम जी की बात नहीं करते, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल करेंगे उसे, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर कोई यूएसए का नागरिक रह रहा है तब भी,
इसमें हम उसको शामिल करेंगे, गैर निवासियों द्वारा सृजित कारक आय भी शामिल है। ठीक है, गैर निवासी क्या बल्कि गैर नागरिक कह सकते हैं इसको, गैर नागरिक। ठीक है, जो हमारे नागरिक नहीं है वो भी अगर हमारे देश में आकर कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट को यानी उनके उत्पाद और सेवाओं को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें राष्ट्रीय आय में क्या होता है, उनको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारे गैर नागरिक हैं, जो हमारे नागरिक नहीं है, वो अगर भारत में भी उत्पादन कर रहे हैं, भारत में बैठकर उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको शामिल नहीं किया जाता, तो उसे कहते हैं हम नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय शामिल नहीं होती है, यानी कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो अगर जैसे टाटा कंपनी है, टाटा अगर ब्रिटेन में, यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में अगर जो है टाटा कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम इसमें कैलकुलेशन करते समय शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है शामिल करेंगे। इसमें टाटा अगर कंपनी है, ठीक है, जैसे टाटा रेंज रोवर बनाती है बाहर, ठीक है, जगुआर बनाती है, सॉरी जगुआर बनाती है जैसे, तो यूके में अगर टाटा कंपनी जो है जगुआर बना के बेच रही है, उससे जो पैसा कमा रही है उस प्रॉफिट को हम इसमें शामिल करते हैं, तो उसे कहा जाता है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम उस चीज़ को शामिल नहीं करते हैं। इसमें केवल यही शामिल करते हैं कि हाँ, विदेश का अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है आके, ठीक है, जैसे विदेश का कोई नागरिक है भारत में आके व्यापार कर रहा है, यानी भारत में उसने कंपनी लगाई है, ठीक है, यूएसए की कंपनी, जैसे सब मान लीजिए जैसे जीएम मोटर्स है, ठीक है, अभी तक तो फोर्ड भी थी, हालांकि ये सब खैर उस बारे में बाद में करेंगे। तो जैसे जीएम मोटर्स है, ये अगर प्रोडक्ट बना रही है भारत में, तो इसे हम शामिल करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, तो ये है इसका अंतर। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम भारत के अंदर स्थित हर एक इकाई को जोड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय के समय हम जो है उन इकाइयों को छोड़ देते हैं जो विदेशी हैं और भारत में रह रही हैं, लेकिन उनको जोड़ लेते हैं जो विदेश में हैं लेकिन भारतीय लोगों के द्वारा प्रशासित की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको थोड़ा सा डेफिनेट, ये तो मैंने अंतर बताया है, अब मैं उसको बताता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके। और तो यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट वही जो अभी मैंने बताया था अंतर, इसमें डोमेस्टिक उत्पाद, ठीक है, प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन। ठीक है, यानी कि जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी अगर ब्रिटेन में या यूके में कार बनाकर पैसे कमा रही है, तो उसको अगर उस इनकम को, ठीक है, उस इनकम को हम इसमें शामिल कर लेते हैं नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, उस इनकम को नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय शामिल कर लेंगे। ठीक है, टाटा कंपनी यूके में कोई काम कर रही है और उससे पैसे कमा रही है, तो नेशनल प्रोडक्ट में उस पैसे को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, और देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन, और क्या माइनस कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा अगर यूएसए की कोई कंपनी या चाइना की कोई कंपनी, जैसे चाइना की कंपनी है शाओमी, ठीक है, तो चाइना की कंपनी मोबाइल बना रही है भारत में, उसके प्रॉफिट को, इसके प्रॉफिट को, चाइना की कंपनी के प्रॉफिट को हम जो है नेशनल प्रोडक्ट गिनते समय, नेशनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते समय माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस क्या होगा, जो भारत के लोग हैं अगर वो विदेश में भी सामान बना के बेच रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, तो उनको नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर विदेश की कंपनी भारत में आके सामान बना रही है, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रही है, तो उसको हम नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, यही है, नेशनल प्रोडक्ट ही है, ये नेशनल प्रोडक्ट है ना। तो घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को गई आय। ठीक है, जैसे टाटा है, टाटा भाई भारत में तो भेजेगी अपने पैसे कमा के, और चाइना की कंपनी है शाओमी, ठीक है, तो शाओमी जो है वो अपने पैसे कमा के अपने यहाँ अपने देश में भेजेगी, तो इसको हम माइनस कर देते हैं अपने नेशनल प्रोडक्ट गिनते समय। ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान रखिए नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय उत्पाद की, घरेलू उत्पाद की बात नहीं हो रही है। ठीक है, घरेलू उत्पाद,
ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो हमने जैसे बताया यहाँ पर पीछे डिफरेंस, इसको इसको पढ़ के देख लेंगे कि भाई इसमें जो है क्या शामिल होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, जैसे कि घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। अब हम जानकारी लेंगे सकल और निवल की, ग्रॉस और नेट की। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानकारी लेंगे फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की। ठीक है, तो अभी हम पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ग्रॉस और निवल नेट की। तो देखिए ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस ग्रॉस तो होता है जब सब कुछ जोड़ लिया जाता है, यानी कि जो भी उत्पाद प्रोडक्ट हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनको जोड़ के जो है हम जो है ग्रॉस बनाते लिखते हैं कि भाई ग्रॉस है ये। लेकिन ऐसा होता है इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाते समय कुछ जो है डिप्रिसिएशन भी होता है। मशीन है, जैसे कोई मशीन बना रही है तो मशीन जो है उसकी हानि भी होती है, वो खराब भी होती है। तो उस डिप्रिसिएशन को, ठीक है, उस डिप्रिसिएशन को माइनस अगर कर दिया जाए ग्रॉस में से, ठीक है, अगर ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो जो हमको मिलता है उसे कहते हैं नेट। ठीक है, यानी शुद्ध। ठीक है, ग्रॉस तो होता है सकल, यानी कि सब कुछ, और नेट अगर हमें निकालना हो, शुद्ध निकालना हो, तो यानी कि उसमें से जो है हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मशीन का डिप्रिसिएशन। यही जो है एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है। अभी ये ध्यान रखिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो तो आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस की और नेट की। तो नेट जब हमें निकालना होता है, ठीक है, नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है ग्रॉस में से। ठीक है, अभी हम इन सबको समराइज करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगर हमें निकालना हो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर हमें निकालना हो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो हमारे पास रहेगा, मान लिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दें। तो ध्यान रखिए अगर ग्रॉस को नेट में बदलना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, अभी ग्रॉस को नेट में बदलना है, ठीक है, ग्रॉस को नेट में बदलना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। बस जैसे ही हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया तुरंत जो है हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेट निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर नेशनल प्रोडक्ट का नेट निकालना है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या होता है कि आप टैक्स वगैरह जो है जोड़ देते हैं। अगर कोई सामान मार्केट में बिक रहा है तो जब हम उसकी वैल्यू देखेंगे कि भाई कितने रुपए की बिक रही, क्या उसकी कीमत है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं और सब्सिडीज सब। इसको अभी रुक जाइए यहाँ से और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, फिर इसको समझिएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपने लिया मार्केट से, चाहे रोटी सब्जी दाल कुछ भी खरीद रहे हैं आप अगर मार्केट से, तो उसमें क्या होता है टैक्स जो है जुड़ा हुआ होता है और सब्सिडी माइनस हुई होती है। ठीक है, यही तो होता है कि भाई कोई सब्सिडी मिली है तो माइनस हो जाती है उसकी कीमत में से, प्राइस में से, और टैक्स अगर होता है तो वो जुड़ा हुआ होता है। यही मार्केट का वो है फंडा। ठीक है, तो अगर किसी चीज का मार्केट वैल्यू पता है आपको तो उसका फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे आप, ठीक इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, कि भाई टैक्स माइनस कर दिया जाए और सब्सिडी जो है जोड़ दी जाए। ठीक है, किसी वस्तु प्रोडक्ट के प्राइस में से, तो हमें मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट अगर हमें ज्ञात करनी हो या फैक्टर कॉस्ट पता करना हो तो बाजार कीमत में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया जाए और सब्सिडी जोड़ दी जाए। ठीक है, तो इसी से हमें जो है फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर निकाली है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, बाजार कीमत पर जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया और सब्सिडी जोड़ दी। अगर हमें निकालना होता ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तब हमें क्या करना पड़ता, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसका। अब देखिए ऐसा है कि कंसेप्ट जो है थोड़ा सा देर में समझ में आएगा, और उसको समझने के लिए हमें जो है क्वेश्चन आंसर भी करने पड़ेंगे कि भाई क्वेश्चन बनते कैसे, लेकिन अभी आज कंसेप्ट ही समझेंगे हम। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। अभी ये टॉपिक देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम जल्दी ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।